नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे। देश भर में लगभग 6,400 संस्थान, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थान यानी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेज और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से लाभान्वित होंगे। इससे देश भर के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा, जिन्हें शीर्ष 4 वैश्विक प्रकाशकों यानी एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर, टेलर एंड फ्रांसिस एंड वेले सहित 30 प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। फरवरी 2019 में भारत सरकार के तत्कालीन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने घोषणा की कि भारत गठबंधन एस या योजना एस में शामिल होगा, जैसा कि इसे यूरोप द्वारा वैज्ञानिक प्रकाशन की लागत कम करने और वैज्ञानिक साहित्य तक पहुंच में सुधार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास कहा गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की विशेषता कुछ इस प्रकार है। एक नई केंद्रीय योजना के रूप में 3 वर्षों यानी कि 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह विकासशील भारत 2047 तक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इस पहल से टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल प्रवासी समुदाय तक विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार होगा, जिससे देश के कोर के साथ साथ अंतर विषय अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। ANRF समय समय पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के उपयोग और इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा। उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच सकेंगे। भारत में शिक्षा को एक विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है, जैसे अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था। तदनुसार संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है। अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुए। दूसरा, अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। इसे 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित किया गया। तीसरा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के कई निर्देशक सिद्धांत शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 41 राज्य को शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। चौथा, अनुच्छेद 15 खंड 5 शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। पांचवा, अनुच्छेद 30 यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। छठा, अनुच्छेद 350A भाग 17 के तहत मातृभाषा में शिक्षा निर्देशों की सुविधाओं के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। सातवां, अनुच्छेद 51A खंड F जो 6वां मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की सलाह देता है, जिसमें इसके शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं।
8वां अनुच्छेद 51A खंड जी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, माता पिता और अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने की सलाह देता है। इसे 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया था। आज के लिए इतना ही। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS नेक्सस के साथ जुड़े रहें।